हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि जो टॉप 7 क्राइटेरिया होती है कोई भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से लेकर उसमें अच्छे रिटर्न पाने तक, जो जो चीज़ें फैक्टर जो भी फैक्टर हैं जो मैटर करते हैं, वो कौन कौन से टॉप 7 फैक्टर्स हैं। तो उसके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो लार्ज मिड माइक्रो कैप कॉइन्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा जहाँ रिटर्न आता है वो देखेंगे। तो ये जो कॉइन टाइप होती है, अब कॉइन टाइप मार्केट कैप क्या होता है, जितना सर्कुलेटिंग सप्लाई है गुणे उसका प्राइस क्या है। तो ये तो हो गया मार्केट कैप। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है लार्ज कैप कॉइन जो $10 बिलियन के ऊपर का मार्केट कैप है। एक है मिड कैप कॉइन जो 200 मिलियन और मतलब 200 मिलियन से 10 बिलियन के बीच में जो आता है, ठीक है। स्मॉल कैप कॉइन वो होते हैं जो 200 मिलियन से नीचे होते हैं। तो मान लीजिए एक कॉइन है जिसकी वैल्यू $5 है और वैसा 100 मिलियन कॉइन है। तो 100 मिलियन इंटू 5 तो कितना हुआ, 500 मिलियन। तो उसकी मार्केट कैप ये क्या हो गई, मार्केट कैप हो गई 500 मिलियन। तो वो किस में आएगा, वो आएगा मिड कैप में। लार्ज कैप में वो कॉइन आएंगे जिनकी मार्केट कैप 10 बिलियन से ऊपर है। स्मॉल कैप में वो कॉइन आएंगे जिनकी मार्केट कैप 200 मिलियन से कम है। तो लार्ज कैप में क्या होता है कि जो कॉइन्स होते हैं वो मोस्टली मतलब ऐसे स्टैब्लिश हो गए हैं, बड़ा बन गए हैं। तो उसमें लार्ज रिटर्न नहीं आता, ना लार्ज रिटर्न आएगा, ना लार्ज प्रॉफिट आएगा, ना लार्ज लॉस आएगा। तो वो एक काइंड ऑफ स्टेबल कॉइन है और उनमें रिस्क थोड़ा कम है, थोड़ा क्या बहुत कम है। तो मतलब बहुत ज़्यादा लॉस नहीं बनाओगे आप, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाओगे। मिड कैप कॉइन्स में अगर कंपेयर किया जाए लार्ज कैप कॉइन से, तो जो ये है मतलब जो लॉस है या जो रिस्क है, जो प्रॉफिट है, ये तीनों उससे ज़्यादा है। मतलब रिस्क भी ज़्यादा है, लॉस भी ज़्यादा हो सकते हैं, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है। और स्मॉल कैप कॉइन में सबसे ज़्यादा है, मतलब स्मॉल कैप कॉइन में रिस्क भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी मतलब लॉस भी हो सकता है लेकिन प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहली क्राइटेरिया तो हमें ये रखनी है कि हमें क्या रिटर्न चाहिए। तो उस जो रिटर्न चाहिए उस हिसाब से हम उस पर्टिकुलर मार्केट कैप में हम अपनी रिसर्च करेंगे। फिर आते हैं उस प्रोजेक्ट का विजन क्या है, ठीक है। कौन से टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, कौन सी पेन वो सॉल्व कर रही है, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इशू वो सॉल्व करती होनी चाहिए। कोई ऐसा भी इधर उधर का इशू नहीं कि मतलब एक होता है ना कि एक समाधान जो समस्या के सर्च में है, ठीक है। आप अ सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, वैसी चीज़ें नहीं है। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करें, मतलब अपनी सोल्यूशन के हिसाब से प्रॉब्लम न ढूंढे। तो कोई वैसा प्रोजेक्ट होगा तभी वो एक पोटेंशियल प्रोजेक्ट होगा। दूसरा क्या है कि उस पेन, मतलब जैसे हो सकता है कि जो इशू वो प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहा है वो इशू सिर्फ 10 लोगों को, लेकिन उससे मतलब नहीं बनता है ना। हमें ऐसा चाहिए कि वो इशू बहुत सारे लोगों को, तभी वो एक स्केल, मतलब जो स्केल है उस पेन की, जो इशू है उस पेन का, वो बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। उसके बाद आता है हाउ यूनिक इज द सोल्यूशन। मतलब हो सकता है एक प्रॉब्लम की प्री एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस हो। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ये नया प्रोजेक्ट है, ये इसका जो सोल्यूशन है ये मतलब अच्छा है या उस जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है उससे बेटर है कि नहीं। उसके बाद आते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो अगर मान लीजिए अभी जैसे कोई प्रॉब्लम है, जैसे एक प्रॉब्लम है कि ट्रांजैक्शन फी बहुत लगती है, तो वो प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। अभी मैं उसके लिए कोई एक नया सोल्यूशन लेके आ जाऊं तो मुझे फर्स्ट मूवर से एडवांटेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। तो उस हिसाब से हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज पे ज्यादा एडवांटेज मिलता है। मतलब जो टॉप के, जो जैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो पहले 2-3 प्रोजेक्ट होंगे उन्होंने ही हाईएस्ट रिटर्न बनाया होगा। उसके बाद आते हैं टीम पे।
अब टीम में क्या होना चाहिए, टीम में एक ना एक बंदा एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तो मतलब बिना किसी एक्सपीरियंस्ड गाई के कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो एक बंदा होना चाहिए जो कि सुपरस्टार हो, मतलब जो कि एकदम तोप हो उस पर्टिकुलर मतलब उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, या उस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसको समझता हो। अब ये सुपरस्टार क्या होगा, मतलब वो कंपनी का जो जो जिस प्रोजेक्ट पे वो, या जो जो प्रोजेक्ट है वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ठीक है, उसके बारे में उस बंदे को सब कुछ आना चाहिए, वो एकदम गुरु हो, एकदम मास्टर साहब हो, ठीक है। तो वो बंदा वैसा होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो सकता है, एडवाइजर हो सकता है, डेवलपर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो लेकिन वो गुरु होना एकदम। अब गुरु सिर्फ जैसे एक कमरे में बैठ के कोई भी बहुत सारी चीजें सीख सकता है, लेकिन उससे बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस के लिए सबसे जरूरी क्या चीजें होती है, सबसे जरूरी होता है नेटवर्क। तो वो जो गुरु है वो नेटवर्क, उसका नेटवर्क कितना अच्छा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद जो उस कंपनी का विजन है, ठीक है, मतलब ये करना है, ब्लॉकचेन बनानी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए क्या इनफ डेवलपर्स हैं उनके पास। ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई खास डेवलपर नहीं है लेकिन वो लंबी लंबी फेंक रहे, तो उससे हमें बचना चाहिए। तो पहले जब टीम आप रिसर्च करेंगे तो उसके बारे में ये पता लगाइए कि उनके पास इनफ डेवलपर्स हैं या नहीं है। उसके बाद साइज ऑफ द टीम, डिपार्टमेंट कवरेज। तो मतलब हो सकता है एक ही बंदा, जैसे स्टार्टिंग हर स्टार्टअप में होता है कि एक CXO होता है, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर काइंड, मतलब वो मार्केटिंग भी वही देख रहा है, फाइनेंस भी वही देख रहा है, मैनेजमेंट भी वही देख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए जो मार्केटिंग करे, एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए जो फाइनेंस देखे, एक डेवलपर्स की टीम होनी चाहिए जो डेवलप करे। तो ये चीजें टीम में ध्यान दे के हमें उस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ना है। उसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है, कौन सा टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी में क्या नया ला रहे हैं वो लोग। वो पावर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब पावर डिक्रीज कर रहे हैं, जो पावर कंजप्शन है, ठीक है, या उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर बढ़ा रहे हैं, या स्पीड बढ़ा रहे हैं, या इजी टू यूज कर रहे हैं। मतलब अभी मोस्ट ऑफ द जो डेक्स डिसेंट्रलाइज चीजें हैं वो यूज करने में थोड़ी डिफिकल्ट है, तो उसको ईज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सबसे जरूरी चीज है, ठीक। उसके बाद यूनिक क्या है उनके टेक्नोलॉजी में, ऐसा कुछ है क्या जो अभी तक एग्जिस्टिंग नहीं है, मतलब अभी तक मार्केट में आया नहीं है। उसके बाद वो जो नया चीज है वो इफेक्टिव है कि नहीं, मतलब वो कितने एफिशिएंसी से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ये नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो टीम है जिसने उसको डेवलप किया है या जो डेवलप करने वाली है, उसके पास उस लेवल की एक्सपीरियंस या उस लेवल की स्किल है कि नहीं है, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी फैक्टर है। मतलब अगर मान लो कोई न्यू भी एक ब्लॉकचेन बना रहा है तो मैटर नहीं करता ना, ब्लॉकचेन बना कोई भी, नॉट ओनली इन ब्लॉकचेन, कोई भी चीज। अभी एक मतलब मान लो HTML का डेवलपर ऐप बना रहा है तो वो कभी बना पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा, और बना भी पाएगा तो कितना टाइम लेगा, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो उसका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, वो उसने क्या अचीव किया है, वो सब भी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो MVP होता है, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, मतलब जो बेसिक एकदम एकदम छोटा वाला प्रोटोटाइप होता है, वो अवेलेबल है क्या। मतलब अगर मान लो वो कोई सॉफ्टवेयर, जो टेक्नोलॉजी की बात है तो ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर ही होगा, या कुछ भी है तो उसका कोड वो लोग गिटहब पे दिए होना, या फिर उसका जो MVP है वो कहीं ना कहीं पब्लिकली अवेलेबल होना, अलॉन्ग विद टेस्ट रिजल्ट्स, मतलब वो चलता है कि नहीं चलता है, ये सब चीजें क्लियर होना। उसके बाद आता है रोड मैप पे। तो रोड मैप कहाँ मिलेगा, किसी भी प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे एक सेक्शन होगा जहाँ पे होगा व्हाइट पेपर। तो व्हाइट पेपर के अंदर रोड मैप हो सकता है, या नॉर्मली डायरेक्टली वेबसाइट के होम पेज पे भी ये लोग रोड मैप मेंशन करते हैं। रोड मैप में होता क्या क्या है, रोड मैप में होता है कि मान लीजिए जनवरी से उन्होंने लॉन्च किया, तो जनवरी में क्या होगा कि हाँ जनवरी में लॉन्च करेंगे, फिर इतने इतने टोकन बनाएंगे, फिर ये करेंगे। तो जो जो वो एक हर एक क्वार्टर में, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्वार्टरली होता है, तो पहले क्वार्टर में ये अचीव करेंगे, दूसरे क्वार्टर में ये अचीव करेंगे, तीसरे क्वार्टर में ये अचीव करेंगे। ये सब चीजें जब लिखी जाती हैं तो उसको रोड मैप बोलते हैं। तो क्लियरली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्वार्टरली होता है, तो वो क्लियर होना कि पहले क्वार्टर में ये हो रहा है, दूसरे क्वार्टर में वो हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए
ऐसा तो नहीं कि वो लोग बोल दिए कि 2023 में हम ये करेंगे, 2024 में ये करेंगे, नहीं। उनको ऐसे डिटेल मतलब ज़्यादा इंतजार नहीं करवाना। अभी मान लीजिए आपने किसी एक प्रोजेक्ट को चुन लिया और उनकी नेक्स्ट अपडेट है कि हाँ भैया अभी मान लीजिए अप्रैल चल रहा है, ठीक है, और अप्रैल में आपने वो प्रोजेक्ट चूज कर लिया एंड उनकी नेक्स्ट अपडेट इज इन दिसंबर। तो आपको कितने महीनों इंतजार करना पड़ेगा कि वो अपनी अपडेट टाइम से ला रहे हैं कि नहीं, इसके लिए। तो उसमें हमें ये मेक श्योर करना है कि हम जो भी रोड मैप मेंशन है उसमें मतलब रेगुलर अपडेट्स होती रहे, और ये अपडेट कितनी सिग्निफिकेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग वो प्रोजेक्ट या वो जो भी मतलब प्रोजेक्ट है, कंपनी है, कोई भी, वो ये कर रहे हैं कि अच्छा हम 2024 मई में दुबई में एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो अटेंड करके आएंगे। तो ये कोई अपडेट नहीं हुई, ये कोई रोड मैप नहीं हुआ। रोड मैप मतलब रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट एंड रिलेटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक। उसके बाद फिर ये रेगुलर वैल्यूज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसमें एक और चीजें जो हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो रोड मैप के हिसाब से, ठीक है, चीजें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने लिखा था कि अप्रैल में वो XYZ अपग्रेड कर देंगे उनके प्रोसेस में या उनके ब्लॉकचेन में, ठीक है। तो उन्होंने अप्रैल में वो किया कि नहीं किया, या अब पिछला जो उनका था कि वो था कि दिसंबर में हम लोग ये करेंगे, तो क्या उन्होंने लास्ट टाइम दिसंबर में वो चीज अपडेट की कि नहीं की, ठीक है। और मिनिमम एक अपडेट पर क्वार्टर उस रोड मैप में होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि वो ज्यादा अपडेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी 2024 में अगर एक 4 अपडेट तो होनी ही चाहिए पर क्वार्टर, एक अपडेट। जैसे मान लीजिए लिस्टिंग करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो एक अपडेट पर क्वार्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद टोकन मैट्रिक्स, ठीक है। अंडर वैल्यूड तो नहीं है प्रोजेक्ट। अब अंडर वैल्यूड कैसे पता चलेगा? मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि कोई भी एक प्रोजेक्ट है, जैसे अभी इथेरियम था। इथेरियम क्यों आया था? इथेरियम इसलिए आया था क्योंकि वो मतलब डी एप्स बनवा सकता था, वो ब्लॉकचेन से फास्ट था, तो इन्हीं सब बिटकॉइन से फास्ट था। तो ये उसकी एक कैटेगरी हो गई। अब मान लीजिए कोई दूसरा प्रोजेक्ट है जो भी लगभग सेम ही चीजें कर रहा है, जैसे कि वो भी डी एप्स बनवा रहा है, वो फास्ट मतलब फास्ट करवा रहा है, वो कुछ भी कर रहा है। तो इन दोनों की मार्केट कैप में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये हमें बताएगा कि वो अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो इसको हम आगे थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हाँ, यही बात है कि मार्केट कैप एनालिसिस जो है वो अपनी कंपटीशन से सस्ता है कि महंगा है, ठीक है। आप कोई एकदम टॉप चीज ले आए लेकिन आप अपने कॉम्पिटिटर से 10 गुना महंगे हैं, तो मैटर नहीं करता ना, जो आपको अडॉप्ट करने वाले लोग हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो प्रोजेक्ट हम चूज कर रहे हैं वो अपने कंपटीशन से सस्ता हो। उसके बाद ICOs और एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज जो है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है तो वो कब कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज अगर उसी टाइप की है कौन, तो उनसे कंपैरिजन में क्या है, या ICOs में कितने मैट्रिक्स ये ला रहे हैं, तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अभी देखिए सबसे बड़ा कॉइन कौन सा है? बिटकॉइन है, ठीक है। इसकी टोटल सप्लाई कितनी है? 21 मिलियन है, और इसी का मतलब इसका रेट कितना चल रहा है? $71,000। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो ऐसा ना हो कि आपके जो प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं उसकी सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, तो उस केस में क्या होता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या अच्छा रिटर्न नहीं ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं टोकन रिवॉर्ड्स। तो मान लीजिए वो टोकन आप जब होल्ड करते हैं तो उससे आपको वैल्यू क्या मिलती है, ये बहुत जरूरी चीज है। मतलब सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको टोकन पकड़ के रखें और उससे आपको रिटर्न ज़्यादा आए, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप्स में जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ ROI मैटर नहीं करता, उसमें आपको ये भी मैटर करता है कि उसके साथ आपको क्या मिल रहा है। तो कभी कभी होता है कि जिसके पास जितना टोकन होता है उस हिसाब से उसका स्टे होता है। से मतलब कि जैसे मान लीजिए अभी 100 टोकन है और मैंने 51 टोकन अपने पास रखे हैं,
और 49 बाकी लोगों के पास है। तो जो मैं बोलूंगा वो मेजॉरिटी है, क्योंकि 51% ऑफ द सप्लाई मेरे पास है। तो उसमें क्या होगा कि मेरी बात मानी जाएगी। तो वो होता है कि जितना नंबर ऑफ टोकन्स आपके पास है उतना आपका इन्फ्लुएंस होगा। अब बात किस लिए मानी जाएगी? मान लीजिए जो प्रोजेक्ट का ओनर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट बनाए वो सोच रहा है कि मैं इसको बाइनेंस पे लॉन्च करूंगा, और मैं बोलूंगा कि नहीं भाई तुम बाइनेंस पे नहीं, तुम OKX पे लॉन्च करो। तो क्योंकि मेरे पास पावर, मतलब नंबर ऑफ टोकन ज्यादा है, मेरी इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो वो हो सकता है OKX पे चला जाए। तो ये होता है पावर एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है। अब स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 51% है, तो मैं इसको स्टेक कर सकता हूँ। स्टेक मतलब एक पीरियड के लिए लॉक इन कर सकता हूँ, और उस लॉक इन पीरियड में मुझे मतलब उसका इंटरेस्ट आता रहेगा। तो इसको और अच्छे से हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी होने चाहिए।